जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, आज का जो मेरी जो वीडियो है वो एक वर्ल्ड वॉर 3 के वाले से है। वर्ल्ड वॉर 3, बिल्कुल आपने सही सुना। वर्ल्ड वॉर 3 कौन सी वार है? मतलब वो तो वर्ल्ड वॉर 1 का सुना है, वर्ल्ड वॉर 2 का सुना है, ये वर्ल्ड वॉर 3 कहाँ से आ गई है? क्या ये स्टार्ट हो गई है? क्या ये चल रही है? क्या ये बिल्कुल करीब है? और कौन से दो देशों के दरमियान ये वर्ल्ड वॉर 3 होने लगी है? हम लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा रिसेंट डेज में और लास्ट ईयर से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो कंट्रीज के दरमियान, एक इजराइल और दूसरे पैलेस्टाइन के। इन दोनों के वार ने ऑलमोस्ट 3 to 4 कंट्रीज को और अपनी लपेट में लिया और इनमें बहुत बड़ी बड़ी ताकतें भी शामिल है, जिसमें रशिया भी शामिल है, जिसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व है और सबसे बड़ी बात यूएसए भी इन्वॉल्व है, जो कि नॉर्मली हर वॉर में इन्वॉल्व होता ही है। इस तरह की सिचुएशन, क्या ऐसी सिचुएशन हुई है कि पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो गया? और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है? और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अगर जाता है तो कौन कौन सी कंट्रीज बदतरीन इससे पैदा होने वाली जो नुकसानात हैं उसका शिकार होंगी, इस पे हम डिस्कस करते हैं। हम लोग लास्ट ईयर से देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने लगा है, जो 5 अक्टूबर से हिजबुल्लाह के अटैक से जो एक वॉर शुरू हुई है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इसराइल पे कुछ रॉकेट वगैरह मारे गए। उसके बाद इसराइल ने उसको रिस्पॉन्ड शुरू किया और ऐसा रिस्पॉन्ड किया जो कि बढ़ता गया, जिसमें औरतें बच्चे भी शामिल होते गए और आहिस्ता आहिस्ता इसराइल ने अपना काफी ज्यादा जो कंट्रोल वो पैलेस्टाइन पे कर लिया और ये बढ़ता गया और अब तक ये वॉर चल रही है। पहले इसमें वॉर में सिर्फ जो गाजा पट्टी के जो लोग थे वो शामिल थे, उसके जो एक फोर्स थी, वॉरियर फोर्स कह लें, या जो भी हिजबुल्लाह थी या जो भी फोर्स थी वो शामिल थी, हमास थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा जो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता गाजा पट्टी के साथ वाली कंट्री से भी चला गया। आप मैप में देख सकते हैं लेबनान के साथ, जो कि एक नेबरिंग कंट्री है, उसके अलावा यमन जो कि थोड़ी सी दूर जरूर है, लेकिन वो भी अपना इस कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा बनाना शुरू कर दी और बहुत ज्यादा अटैक्स किए गए। इवन मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से बहुत ज्यादा सपोर्ट यमन को मिला और लेबनान को भी मिला और बहुत सारी बड़ी कंट्रीज इस वॉर में ना सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि इजराइल की भी सपोर्ट में आती रही, जिसमें मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज में से एक है वो जो बाइडन है। जो बाइडन पे जो उनका जो होल्ड है पूरे अमेरिका पे, चाहे वो होल्ड नहीं है क्योंकि उनका कुछ बिहेवियर ऐसा कभी कभी शो होता है कि जो वो काफी उनको लेजी और काफी उनको मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या एब्सेंस माइंड हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा शो होता है, लेकिन वो यूएस के प्रेसिडेंट है व्हाटसोएवर। तो उनका यूएस से चलकर इजराइल में काफी दफा आना ये चीज साबित करता है कि यूएस को किस हद तक इजराइल की सपोर्ट है और इजराइल किस हद तक इस वॉर में इन्वॉल्व है। ये तो किसी से बात छुपी हुई है ही नहीं। इजराइल काफी देर से ये वॉर चाहता है और बहुत पहले भी ये वॉर में मतलब हिस्सा डालता रहा है, अपने लोगों को इन्वॉल्व करता रहा है और वो गाजा पट्टी पे पूरी तरह कब्जा करने की एक ख्वाहिश में रहा है हमेशा से। अब जो गाजा पट्टी के लोग हैं वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है और जो गाजा पट्टी के जो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जगह को, जमीन वगैरह को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, वो इसमें कंटिन्यूसली फाइट करते हैं और बहुत सारे लोगों को सैक्रिफाइस करते हैं। माना कि उनके कोई माँ बाप, उनके बहन भाई, इवन उनके बच्चे भी, काफी सारी जो उनके औलाद है या कुछ भी लोग हैं, वो सब इस जंग में अगर उनको लगता है कि वो शहीद भी हो जाए तो वो फिर भी लड़ते रहते हैं और वो जगह छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इवन के एक आर्टिकल में, ऐसे भी न्यूयॉर्क आर्टिकल में ये बात बताई गई थी कि इजराइल ने पैलेस्टाइन के लोगों को यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज की नेशनैलिटीज भी ऑफर की हैं, क्योंकि गाजा पट्टी के लोग अब इतने ज्यादा तो रह नहीं गए, काफी ज्यादा तो वॉर में उनकी जो मतलब डेथ्स हो चुकी हैं और काफी ज्यादा लोग वहां से चले गए हैं। अब बीबीसी की भी इस पे 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि गाजा से काफी लोगों ने जो सामान वगैरह वो शिफ्ट कर लिया और दूसरी कंट्रीज में चले गए हैं। जो पहले शाम जो सीरिया कंट्री है उसके साथ ऐसा हो रहा था और अब भी गाजा पट्टी के साथ भी यही चीज हो रही है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल ऐसे हैं, मौजूद हैं। ये एक हकीकत है कि अभी भी उन लोगों ने ये छोड़ा ही नहीं है जगह और अभी भी वो मौजूद है। अब इस वॉर को देखते हुए, उन लोगों को देखते हुए जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा नुमाया है, बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्त किस्म का सपोर्ट है गाजा को मुस्लिम कंट्रीज का। कतर हमेशा गाजा की सपोर्ट में बात करता है। उसके अलावा लेबनान ने भी जो अटैक किए इसराइल से, वो गाजा पट्टी के लोगों में रहने वालों की हिमायत की तरफ से किए, यानी उसकी साइड पे होते हुए। और फिर जो ईरान हमेशा इसराइल के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, वो भी मेजर रीजन यही है कि गाजा की हिमायत में है और ईरान ने इसका बहुत ज्यादा लॉस भी फेस किया। ईरान के मतलब कुछ लीडर्स भी, बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स को भी इस मतलब वॉर की वजह से डेथ का सामना करना पड़ा है और रिसेंटली भी एक उनके 2 लीडर्स, एक मई में और एक लास्ट मंथ अगस्त में डेथ उनकी हुई है।
इसी वॉर की वजह से। और इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से उन इस ईरान के अंदर घुस के, जिसे कहते हैं ईरान के अंदर इन्वॉल्व होके अटैक किया और उनके 2 लीडर्स को मर्डर किया है, अटैक किया है या व्हाटसोएवर, जो उनकी हीरोइक हिस्ट्री जिसके तहत वो कहते हैं कि मतलब ये तो हमारी हीरोइक एफर्ट्स हैं। और कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे भी देखने में आए कि जो मतलब जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम लोग। बहुत सारे जो इंडियंस नॉर्मली इस चीज़ को कंडेम करते हैं, बीइंग एन इंडियन भी इस चीज़ को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि चिल्ड्रंस का, बच्चों का या औरतों का या बूढ़े लोगों का मारे जाना ये गलत बात है। अब इजराइल को हम भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारा एक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाई है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। और जो गाजा पट्टी में जो मासूम लोगों को, इनोसेंट बच्चों को मारा जा रहा है वो टोटली गलत है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अब जो रिसेंट अटेम्प्ट्स हो रही हैं उसमें लेबनान भी गाजा के साथ है, इजराइल के खिलाफ है। और यमन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, जिसको अमेरिका की तरफ से बहुत दफ़ा वार्निंग भी दी गई है और इवन उसने अमेरिका के भी कुछ ड्रोन्स गिराए हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। यमन के हौथी रेबल्स जो हैं, जो कि अपनी गवर्नमेंट से भी कोई खास उनको सपोर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिका के कुछ ड्रोन्स गिराए भी हैं। उनको ये टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम सब जानते हैं कि ईरान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक स्ट्रॉन्ग राइट हैंड या स्ट्रॉन्ग पार्टनर वो रशिया है बहुत हद तक। और रशिया इस वॉर में एज अ पैलेस्टाइन के मतलब साइड पे थोड़ा, वैसे रशिया डायरेक्टली इजराइल के खिलाफ तो नहीं आया। इजराइल ने हमेशा यूक्रेन को सपोर्ट किया। यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है, इस वजह से रशिया में बहुत हद तक गुस्सा पाया जाता है इजराइल के खिलाफ, लेकिन अभी खुल के इजराइल के खिलाफ कभी बात नहीं की और खुल के इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की या उसके। लेकिन ये बात सबको पता है, जिस तरह रशिया यूएस से नफरत करता है, बिल्कुल इसी तरह यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट अलाए इजराइल से भी नफरत करता है और इजराइल के साथ कोई खास अभी दौरा भी नहीं किया इस वॉर में। हाँ, जो पैलेस्टाइन के जो फ्रेंड हैं, कंट्रीज जो अलाइज हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं रशियन प्रेसिडेंट्स की। और इसका मतलब यही है कि बहुत सारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स हैं वो रशिया ने ही प्रोवाइड किए हैं ईरान को और हौथी रेबल्स को। अभी रिसेंटली जो एक अटेम्प्ट, जिसकी वजह से मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 की क्या रीज़न है और वर्ल्ड वॉर 3 ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो सकती है। मैं अगर आपको डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजराइल के साथ ऑलमोस्ट इस वक्त सारी यूरोपियन कंट्रीज स्टैंड कर रही हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इसराइल के इस नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं जो इजराइल यूक्रेन के सपोर्ट में है। तो यूरोपियन कंट्रीज ऑलमोस्ट इजराइल के साथ हैं और यूएस इजराइल के सपोर्ट में है, कोई इसमें बात कोई शक नहीं है। और सेम केस अगर हम गाज़ा के साथ देखें तो गाज़ा के साथ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त इन्वॉल्व है। माना कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान अभी खैर आटा ही ढूंढ रहा है, उसको आटा मिल जाएगा थोड़ा सा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई खास एटमी पावर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ज़रूर है, पता नहीं वो अब किस लिए उनकी। अब इसको तो डिस्कस करना एक सेपरेट ही केस बन जाएगा। लेकिन इजराइल की तरफ जो लोग कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स खुद है। लेकिन गाज़ा के साथ गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कतर है, यूएई है और उसके अलावा यमन बहुत स्ट्रॉन्ग उसका अलाय बन के सामने आया है। ईरान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो रिसेंटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया गया है, बहुत एक बड़ा मिसाइल यमन की तरफ से, हौथी रेबल्स की तरफ से या यमन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या व्हाटसोएवर जो भी कहें, लेकिन वो यमन की साइड से एक हाइपरसोनिक मिसाइल मारा गया है इजराइल को, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही इजराइल की हुई है। और इजराइल की एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि वो हमेशा इसको इस एंगल से नहीं देखती कि मतलब हमारा कोई नुकसान हुआ है। इजराइल ये चीज़ कभी एडमिट नहीं करता, क्योंकि अपने नुकसान को एडमिट करना एक कमज़ोरी, एक वीकनेस दिखाना होता है वर्ल्ड को। जब आप वॉर की सिचुएशन में हो और आप पे बच्चों की भी मतलब मर्डर के इल्ज़ाम लग रहे हों और ये सारी चीज़ें, तो तब आपको अपनी हार एडमिट करना एक बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इजराइल ने अभी तक इसको एडमिट या इसको बड़ा लॉस नहीं करार दिया, लेकिन इजराइल ने इसको जो इंटरनेशनल मीडिया इजराइल में मौजूद है और जो कुछ इंडिपेंडेंट लोग मौजूद हैं, उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बताई है कि इससे इजराइल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और इजराइल का इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात पे। अब देखते हैं अब ये किस हद तक जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है कमिंग वर्ल्ड के लिए भी और हमारी कमिंग जनरेशन्स के लिए भी। वॉर कभी भी किसी भी मसले का कोई भी सोल्यूशन नहीं है और ये हमेशा एक ना ही साबित हो सकता है। हमारी सबके से दुआ है, प्रार्थना है कि ये सब मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।